Welcome back students. Let's go. We'll now learn about crystal field theory. Last time हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की थी. Let's begin with crystal field theory. Crystal field theory जो है सबसे पहले बेथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था. बाद में पेनी एंड रुलेक एंड स्क्लैप नाम के 2-3 साइंटिस्ट थे. इन लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस में. जो भी आप देख रहे हो सब ट्रांजिशन मेटल्स के ही कॉम्प्लेक्स है. कॉपर, निकल, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं. उन्हीं के कॉम्प्लेक्स को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के देखो, क्रिस्टल फील्ड सबसे पहले होता क्या है उसको समझो. हम देख रहे हैं किस ऑर्बिटल्स में ये सब चीज़ें हो रही हैं, किस मेटल्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में, विच हैव डी ऑर्बिटल्स, राइट. हमने जैसे वैलेंस बॉन्ड वगैरह में देखा था, सबके पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है. अब डी ऑर्बिटल जो होता है जनरली क्या होता है, 5 टाइप का होता है. डी ऑर्बिटल्स जनरली क्या होता है, 5 अलग अलग होते हैं, राइट. आपको पता होगा डी ऑर्बिटल्स के बारे में कि कौन कौन से होते हैं. डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये सब तो है, लेकिन उससे बेटर रिप्रेजेंट ये सबसे पहले बनाया गया था. लेकिन अब वो ऐसे नहीं करते हैं. अब क्या करते हैं, डी को डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ये 5 होते हैं ऑर्बिटल्स डी के. तो जनरली जब ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, इन ग्राउंड स्टेट दे ऑल हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम एनर्जी. जब ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल. डीजेनरेट का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होता है. लेकिन जैसे ही कोई लाइगेंड आता है, तो यहाँ पर आप देख रहे थे जैसे ही लाइगेंड आ रहा था वो पेयरिंग करवाता था, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ कुछ होता है. अब ये जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल होता है. इसी एनर्जी लेवल को एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जब वो स्पेस में मौजूद है, मतलब अपने ये जो अरेंजमेंट है इनका, जिस केस में इनका एनर्जी लेवल सेम है, उसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड. मतलब क्लियर है एकदम, क्लियर इन द सेंस सेम एनर्जी लेवल है, सब कुछ यूनिफॉर्म है. इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड. ठीक है. और ये पूरा का पूरा थ्योरी उसी के बेसिस पे ही है कि किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड ब्रेक हो जाता है जब लाइगेंड बॉन्ड बनाने आता है. मतलब किस तरीके से सारे ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी लेवल पे हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है. मतलब ये अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं जब लाइगेंड आता है मेटल से बॉन्ड बनाने को. ठीक है. तो यही चीज़ समझना है यहाँ पर. ये एज्यूम करता है कि मेटल आयंस एंड द लाइगेंड्स दे आर ऑल, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज़ आयनिक इंटरेक्शन. ये मान के चलता है. मतलब जैसे हमने बताया PtCl4 ये कॉम्प्लेक्स बना, तो इसमें क्या है, Cl4 इज़ द लाइगेंड, दिस इज़ मेटल आयन, दिस इज़ लाइगेंड. तो इसका कहना है कि मेटल और लाइगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है. ये सबसे बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान रखना है. ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है. हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक. तो ये सबसे बेसिक एजम्पशन है इसका. 2 चीज़, क्या, ऑल द डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी लेवल, दैट इज़ दे आर डीजेनरेट. दूसरा, बोथ मेटल आयन एंड लाइगेंड्स आर प्योरली पॉइंट चार्जेस एंड दस देयर इंटरेक्शन इज आयनिक. ये 2 एजम्पशन है इसका जो आपको ध्यान देना है. जब लाइगेंड्स आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो यही ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. तो उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है और ये क्रिस्टल फील्ड ब्रेक हो जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा और उस एनर्जी के डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल्टा से और 10dq. क्यों 10dq लिखते हैं, ज़रा सोचना. हुआ 10 लिखते हैं, दिया होगा कहीं पे. हाँ ये देखो. ठीक है. तो एनर्जी सेपरेशन जब इनके बीच में डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाता है तो उसे रिप्रेजेंटेड बाई 10dq और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली ये सेम एनर्जी लेवल्स होता है. ठीक है. देख लो यहाँ पर सिंगल एनर्जी लेवल्स. बाद में दे स्प्लिट अप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लाइगेंड्स. जो मेटल की तरफ लाइगेंड बॉन्ड बनाने आता है तो एनर्जी लेवल मेटल में जो डी ऑर्बिटल्स है वो अलग अलग ग्रुप में टूट जाते हैं, हायर और लोअर में. तो ये 5 में जो होते हैं 3 चले जाते हैं लोअर में, जिसको T2g से डिनोट किया जाता है. क्या, T2g, dxy, dyz, dxz. ठीक है. और Eg हायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो देखो इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी तोप चीज़ नहीं है. पहला चीज़
कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें एक मेटल होता है, उसके अराउंड कुछ आयन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मेटल्स, सॉरी एटम्स, दे आर कॉल्ड लाइगेंड्स। ठीक है, होता ही है। यहाँ पे देखा ही आपने, एक मेटल होता है और आयन्स होते हैं, मतलब लाइगेंड्स होते हैं। दूसरा इसका कहना है लाइगेंड्स जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो जो लाइगेंड है ऐसे भी Cl माइनस में ही होता है। ओवरऑल इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वो अलग चीज़ है कॉम्प्लेक्स का। सिर्फ लाइगेंड की बात करते हैं। लाइगेंड या तो निगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। जैसे Cl नेगेटिव है और H2O होता है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। CO न्यूट्रल होता है, NH3 न्यूट्रल होता है। हाँ, ये सब देखो, तो ये दैट इज़ मेड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयंस, जिनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो डोनेट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कहता है कि दोनों एक्ट एज पॉइंट चार्ज है, और अगर पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इतना ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि एनर्जी लेवल्स सारे ऑर्बिटल्स का ग्राउंड स्टेट में ऑफ मेटल आयन, सेंट्रल मेटल जो होता है उसका बराबर होता है, दे आर डिजेनरेट। लेकिन जैसे ही लाइगेंड अप्रोच करता है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन पैदा करता है। उसका इलेक्ट्रॉन और जो मेटल का रिपल्सन, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। जब रिपल्सन शुरू होगा तो ये सब डिस्टर्ब होना शुरू करेंगे। तो जो क्रिस्टल फील्ड है, जो यूनिफॉर्म एनर्जी लेवल था वो ब्रेक हो जाता है। कुछ ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, कुछ हायर स्टेट में चले जाते हैं। और चूँकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक हो गया एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड ब्रेक हो गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, दो ग्रुप में ब्रेक हो जाते हैं, T2G एंड EG। T2G इज ऑफ लोअर एनर्जी, EG ऑफ हायर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन किस ग्रुप में जाता है। तो ये तीन जो आप देख रहे हो DXY, TYZ, DZ, ये होते हैं T2G लोअर एनर्जी लेवल, और ये दोनों हो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, EG ग्रुप्स में E और स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें बात आती है कि कैसे डिसाइड होता है कि ये जो DX² - Y² Z² जो थे हायर में चलेगा और ये लोअर में होता है। होता क्या है, जो DX² DZ² जो होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, लाइगेंड के रास्ते में आएंगे और कुछ उससे दूर होंगे, मतलब एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, कुछ अवे फ्रॉम एक्सिस होंगे। तो जो लाइगेंड के बिल्कुल नज़दीक में होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, उन पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लो जैसे 4 लोग खड़े हैं इस तरीके से, 5 लोग, ठीक है, और लाइगेंड इधर से आ रहा है, तो जो सामने वाला है वही तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, इस पर तो कम इफेक्ट पड़ेगा। तो जो सबसे पहले टकराता है उसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है, उसी का एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होता है। तो चूँकि ये लोग अलाइनमेंट ऐसा होता है कि ये दोनों इसके सामने पड़ते हैं, लाइगेंड के सबसे सामने पड़ते हैं, तो दे ऑक्यूपाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, सो दे गो टू द हायर एनर्जी स्टेट। और ये तीनों लाइगेंड से दूर होते हैं तो इनके बीच में लोअर एनर्जी स्टेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फिर अभी जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल जो होते हैं दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब किसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ प्रेफर करता है लोअर एनर्जी स्टेट को, तो सबसे पहले वो T2G वाले लोअर वाले को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट हमें वैसे भी पता है अनस्टेबल स्टेट होता है। तो पहले स्प्लिटिंग हो गया 2 डिफरेंट ग्रुप्स में, उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे ट्राई टू ऑक्यूपाई द d ऑर्बिटल्स। कौन d ऑर्बिटल्स को सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे, जो लेस रिपल्सन होता है, मतलब लोअर ग्रुप वाला। तो दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो एनर्जी लेवल है 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड में अपना है। बाद में लाइगेंड आया तो ब्रेक होगा लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट में। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस लोअर एनर्जी स्टेट, कोई भी लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहना चाहता है तो उसको जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दोनों स्टेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब दोनों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है 10 डिग्री ये जो होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितना स्टेबल है, कितना स्टेबल नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि हायर और लोअर एनर्जी स्टेट का डिफरेंस है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जाहिर सी बात है, जब इन दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस एनर्जी का ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब वही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ बना के दिखाया गया। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, हमने ओवरऑल डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, वही चीज़ बार बार यहाँ पर लिखा हुआ। ऑक्टाहेड्रल को देखो,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब रास्ते में सबसे पहले आते हैं। तो ये लाइगेंड्स को सबसे पहले फेस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो ये सबसे हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। स्क्वायर वाले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ई जी से डिनोट करते हैं। और डी एक्स वाई जेड जेड एक्स ये सब क्या होते हैं, दे आर अवे फ्रॉम द व्हाट यू कॉल दैट लाइगेंड्स, उससे अवे होते हैं, तो उनके बीच दे आर लेस अफेक्टेड। तो लेस अफेक्टेड मतलब कम रिपल्सन होता है, तो दे ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी स्टेट, तो ये उस एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी स्टेट में ही जाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हो, इनका ये कहना है कि जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल होगा और 6 ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 तरीके के होंगे हेक्सागोन के। तो इससे इनका कहना है कि मेटल आयन सेंट्रल पोजीशन लेता है और 6 कॉर्नर पे लाइगेंड्स एल से डिनोट किया हुआ है अपना अपना पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, एक टेट्राहेड्रन बनता है, मेटल ये पे होता है और जो लाइगेंड्स होते हैं अलग अलग कॉर्नर होगा। अब 8 कॉर्नर होंगे टेट्राहेड्रन बनेगा, तो उसमें से 4 कोई भी कॉर्नर ये ऑक्यूपाई करते हैं। कुछ इस तरह से ऑक्यूपाई करेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ये आ जाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या था, ये सब स्क्वायर वाले हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं। जो टेट्राहेड्रन की बात करते हैं तो उस केस में एक्स वाई स्क्वायर वाले लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं। ठीक है, और ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं T2G वाले। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रन। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रल में टेट्राहेड्रन पे लगभग हर एक कॉर्नर जो होता है सेम डिस्टेंस पे होता है। वही चीज़ ऑक्टाहेड्रन में बात नहीं होती, यहाँ पे सब लगभग एक्चुअल रिपल्सन जो होता है ओवरऑल सब पे बराबर लगता है। ठीक है, दैट्स द थिंग। तो वहाँ पे मैटर क्या करता है, प्लेन किस प्लेन में मौजूद है वो फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लेन के हिसाब से डी एक्स वाई वाई जेड ये जो हो जाते हैं ये लाइगेंड्स के प्लेन में पड़ते हैं और ये प्लेन से अवे हो जाते हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाता है। तो ये लोअर एनर्जी ई जी इस बार लोअर स्टेट में चला जाएगा और ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। दैट्स वन ऑफ द डिफरेंस। कोऑर्डिनेशन में कलर में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। देखो होता क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिलीज़ करके जो कुछ भी करते हैं हायर या लोअर एनर्जी स्टेट, पहले इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी स्टेट में ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, चले जाने के कारण क्या होता है, जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में लौटेंगे तो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, मतलब डी ट्रांजिशन होता है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ट्रांजिशन करते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में वो जाना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। हमें पता ही है ये सब चीज़ें, हमने पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर, ड्यू टू डी ट्रांजिशन कलर्स आर एमिटेड। अब थोड़ा बात कर लेते हैं लिमिटेशंस क्या होते हैं। लिमिटेशंस सबसे पहले इसकी है कि ये बोलता है हर इंटरेक्शन इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता है दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ व्हाट, अ काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है। दूसरा, ये सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करता है, बट वी नो हाइब्रिडेशन के हिसाब से हमने देखा है एसपी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लाइगेंड जो होते हैं कम स्प्लिटिंग करवाते हैं, कोई हायर करवाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल H2 इज स्ट्रॉन्गर लाइगेंड देन OH माइनस। ठीक है, आप यहाँ भी ये डिफरेंस देख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल बना रहे हो तो ये हायर में है, टेट्राहेड्रल बना रहे हो तो ये वाले हायर में है। तो दिस इज थ्योरी, ये तो बोल दिया कि ऐसा होता है, बट दिस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन्स। इसके हिसाब से बॉन्ड का है आयनिक है, पूरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस केस में क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पाई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तीसरी चीज़, ये मेटल आयन के मेटल आयंस के ऑर्बिटल्स की तो बात कर रहा है, लेकिन जो लाइगेंड्स आ रहे हैं उनके ऑर्बिटल्स की बात नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लेना एक बार कैसे होता है। होता क्या है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये इसके थ्रू जब लाइट पास करेगा तो कुछ लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसी को ये क्या करेगा, हम शो करते हैं, मतलब वो हमें दिखेगा।
और जनरली लाइट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में रिलीज होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो दिखता क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, रेड कलर दिखता है, ठीक है। अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो ग्रीन कलर को वो शो करता है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ जब येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो इन जनरल वाइट कलर के शो में चीज़ें रिफ्लेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, कलरफुल चीज़ें वो नहीं शो करता है। तो कहने का मतलब है किसी एक चीज़ को एब्जॉर्ब करता है तो दूसरे को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीज़ें कॉम्प्लेक्सेस के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर यही ट्रांजिशन होने लगता है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। कहीं पे तो वो मूव करेंगे और वापस जो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो एब्जॉर्ब एनर्जी था उसको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे बाहर की तरफ। और जो एनर्जी निकलेगा वो किसी न किसी वेवलेंथ में होगा, किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे होगा। जिस फ्रिक्वेंसी पे होगा वही कलर हमें दिखाई देगा। तो एक लाइन का आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं कलर क्यों शो करते हैं, तो बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दे अंडरगो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, या जिसको हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ विच सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड सम कलर्स आर एमिटेड या रिफ्लेक्टेड। जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वही हम देखते हैं। लास्ट टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, मतलब एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। एक तो आपने देख लिया था इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहा हूँ, कैटालिसिस प्रोसेस में हमने ही देखा, ठीक है, बॉन्ड वगैरह बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस मैंने आपको यहाँ भी जैसे बायोलॉजिकल में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था ना, हीमोग्लोबिन बनता है, क्लोरोफिल होता है, उसी तरीके से विटामिन B12 होता है। दिस इज सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ठीक है। उसी तरीके से PtCl2 NH3 इसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। सिल्वर आप जानते हो, गोल्ड के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, या सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, एक दूसरे के ऊपर ये क्या बोलते हैं, मतलब उसको चमक देने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए, इन शॉर्ट बोल सकते हो। टीन के ऊपर सिल्वर का कलरिंग कर दो और बोलो कि सिल्वर है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, ये तो हमने चैप्टर 6 में भी देख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से सब चीज़ें होती हैं। एस्टिमेशन ऑफ हार्ड वाटनेस, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। होता क्या है, एक लाइगेंड है EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इसके 6 अभी EDTA जो होता है इसकी कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छे से बॉन्ड बनाने की कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। और हमें पता है हार्डनेस वाटर किसके कारण होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। तो जब इसको आप डालते हो, मान लो इसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपने दिया, ठीक है, तो हमें पता है इसका कितना अमाउंट कितना कैल्शियम है मैग्नीशियम से कंबाइन करेगा, रिएक्शन के हिसाब से हम जानते हैं, बैलेंस्ड के हिसाब से, ठीक है। तो हम कोई वाटर लेंगे, उसके अंदर EDTA ऐड करेंगे। EDTA जब हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होंगे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकलता है। हम देख लेंगे कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट इसके साथ बना है और कितना हमने यूज़ किया था, उसके हिसाब से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट कितना अमाउंट में मौजूद है, हार्डनेस इस तरीके से पता लग जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट uses of or applications of coordination compounds, and that also brings us to the end of this chapter and also the end of this particular book, the part 1 of your course. So let's close this. कुछ भी questions वगैरह हो तो you can ask. Anyways, in the live class we will discuss. Okay, thank you.